बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की तरह हमारे साथ एक पॉलीमर है जो बने होते हैं मोनोमर से। अब इस केस में हमारा पास न्यूक्लिक एसिड एज पॉलीमर है। इसका जो मोनोमर है हमारे पास उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास एक पॉलीमर है जो हमारे पास बने होते हैं किस चीज़ से बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लिक एसिड के हमारे पास अपनी दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं आरएनए, दूसरे को हम कहते हैं डीएनए। लेकिन वो टाइप्स किस चीज़ के, वो न्यूक्लिक एसिड के हैं। अब न्यूक्लिक एसिड हमारे पास बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड में। ये हमारे पास एक डिवीजन है न्यूक्लिक एसिड के, लेकिन इसके अलावा हमारा पास एक दूसरा डिवीजन है जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब अगर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड एक हो हमारे पास तो उसको हम कहेंगे मोनोन्यूक्लियोटाइड। अगर दो हो हमारे पास तो उसको हम कहेंगे डाइन्यूक्लियोटाइड, और अगर दो से ज़्यादा हो तो इसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जो टाइप्स हैं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की, तो हमारे पास कितने हैं, तीन हैं। एक हमारे पास होता है मोनोन्यूक्लियोटाइड जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड होता है। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड टाइप है उसको हम कहते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड द थर्ड वन केस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड जमा होकर एक प्रोडक्ट देते हैं। ये आरएनए और डीएनए फिर हमारे पास इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हमारे पास आते हैं। दिस इज डीएनए इन आरएनए। अब हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास मोनोमर है या यूनिट है, ये हमारे पास किस चीज़ से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास जो पार्ट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, ये हमारे पास इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ हमारे पास होता है पेंटोज शुगर। एक शुगर मॉलिक्यूल होता है जिसमें हमारे पास 5 कार्बन जिसमें हमारे पास 5 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर। अगर पेंटोज शुगर हम ड्रा करना चाहे, एक हमारे पास हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन, और ये हमारे पास हो गया CH2OH। कार्बन हो गए 1 2 3 4 5, हमारे पास हो गए 5 कार्बन। पेंटोज शुगर का फार्मूला हमारे पास है C5H10O5। अब हम ड्रा करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे, ये हमारे पास होगा हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन OH। अब इस केस में हमारे पास कितने ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5। यहाँ पर ऐड करेंगे सिर्फ हाइड्रोजन। अगर आप देख ले तो हमारे पास इस केस में 1 2 3 4 5 कार्बन है जो C5, हाइड्रोजन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 यहाँ पर है। दिस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट, दिस इज, ये हमारे पास है पेंटोज शुगर। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारे साथ न्यूक्लियोटाइड में, तो उसको हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप। इसको हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप। ये हमारे पास हो गया पेंटोज शुगर। अब अगर बात की जाए फॉस्फेट ग्रुप की, तो फॉस्फेट ग्रुप का फार्मूला हमारे पास है H3PO4। ये हमारे पास फॉस्फेट हो गया, ये हमारे पास 4 ऑक्सीजन हो गए। ये हमारे पास हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। दिस इज द फार्मूला ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, जिसका फार्मूला हमारे पास है H3PO4। द नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजेनियस बेसिस, जिसकी स्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात याद रखी जाए कि नाइट्रोजेनियस बेसिस की हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स है, आइदर इट विल बी पायरामाइडीन और प्यूरीन। एक हमारे पास है प्यूरीन, एक हमारे पास है पायरामाइडीन।
सो एज द नेम पायरामाइडिन, जैसे नाम एक लेंथी है, सो इसका स्ट्रक्चर याद रखें कि ये उलट है। सो एच इज सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अब प्यूरिन हमारे पास एक डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। सो प्यूरिन में हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि पायरामाइडिन में हमारे पास स्ट्रक्चर सिंगल रिंग होता है। फर्दर पायरामाइडिन के हमारे पास 3 टाइप्स हैं और प्यूरिन के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। सो प्यूरिन की जो टाइप्स है, इस एक हमारे पास है एडेनिन एंड गुआनिन, रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड जी। अब पायरामाइडिन की हमारे पास जो टाइप्स है वो है थायमीन, सिस्टीन एंड यूरासिल, रिप्रेजेंटेड बाय टी, सी एंड यू। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पायरामाइडिन एंड प्यूरिन। सो ये तीनों चीज़ें पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेसिस मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। सो ये कैसे बनते हैं? हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ये पेंटोज शुगर इसके मिडल में होता है, लाइक इफ आई वांट टू राइट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर। अब इस पेंटोज को इस C1 नंबर जो फर्स्ट नंबर कार्बन है यहाँ पर अटैच हो जाता है नाइट्रोजीनियस बेसिस। सो इसको हम सिंपली लिखेंगे N। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? एक नाइट्रोजीनियस बेस होता है, इधर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल, इन्हीं पांचों में से एक होगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर कार्बन पर जो है हमारे पास रिएक्ट करता है H3PO4। सो ये H3PO4 यहाँ पर इस कार्बन पर रिएक्ट करेगा। सो अगर इसको हम जूम करें, लाइक PO4 हमारे पास फार्मूला है वो कुछ इस तरह है। सो ये जगह रिएक्ट करेगी। सो यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये OH, मतलब H3PO4 में यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ये OH। सो क्या बनेगा? H2O। सो यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। सो बांड क्या बनेगा? यहाँ पर बांड कुछ इस तरह बनेगा, CO2 विल मेक अ बांड विथ ऑक्सीजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड हमारे पास 2 किस्म के हैं। जैसे कि हमने बात की कि पेंटोज शुगर में यहाँ पर OH है, सो यहाँ पर भी OH होता है। सो न्यूक्लियोटाइड के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। एक है ऑक्सी, एक हमारे पास है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड के हमारे पास है एक्सी न्यूक्लियोटाइड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है, एंड द सेकंड इज डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड में ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर नहीं होता, बाकी सब कुछ हमारे पास सेम होता है। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कि न्यूक्लिक एसिड के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। एक है पेंटोज शुगर, जो इसका ये स्ट्रक्चर है, फास्फेट ग्रुप H3PO4 एंड नाइट्रोजीनियस बेस, अदर प्यूरिन और पायरामाइडिन। सो ये स्ट्रक्चर याद रखिए कि कौन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, कौन डबल रिंग स्ट्रक्चर है और इसके कौन से टाइप्स हैं। नेक्स्ट एडेनिन और गुआनिन हमारे पास बांड बनाएंगे डबल कोवेलेंट बांड, और थायमीन, सिस्टीन, यूरासिल हमारे पास बनाते हैं बांड कौन से? ये हमारे पास बनाते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बांड। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड। अब बात करेंगे हम टाइप्स की। न्यूक्लिक एसिड के हमारे पास अब 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें द फर्स्ट वन नंबर 1 इज, इसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड। नाम से ही पता चलता है मोनो एंड न्यूक्लियोटाइड, मोनो मीन 1 एंड न्यूक्लियोटाइड मीन न्यूक्लियोटाइड। सो मोनोन्यूक्लियोटाइड में हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है उसको हम कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड, मतलब इसमें हमारे पास डाइमीन 2, मतलब हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इन द थर्ड जो हमारे पास टाइप्स है उसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब इसमें हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। सो अब बात करते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड की। सो इसका हमारे पास एक कॉमन एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं ATP, जो हमारे पास
करेंसी ऑफ एनर्जी है। इट मीन्स एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। सो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट हमारे पास में एक न्यूक्लियोटाइड होता है और ये हमारे पास है मोनोन्यूक्लियोटाइड एज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फर्दर एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ट्राई मीन 3, सो इसमें हमारे पास जो फॉस्फेट होते हैं, अब आपको पता चलेगा कैसे होते हैं, ये हमारे पास होते हैं 3। सो बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। जो इस न्यूक्लियोटाइड हमारे पास जो जितनी भी न्यूक्लियोटाइड है इसमें हमारे पास एक होता है इज पेंटोज शुगर। सो ये हमारे पास है व्हाट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारे पास हो गया पेंटोज शुगर। अब अगर पेंटोज शुगर को एज अ नाइट्रोजीनियस बेस एडेनिन ऐड हो जाए, जो हमारे पास एक नाइट्रोजीनियस बेस है, तो इस बेस और पेंटोज शुगर को दोनों को हम, ये हमारे पास एज बेस एडेनिन है, सो इन दोनों को हम कहते हैं एडिनोसिन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एडिनोसिन। अब अगर यहाँ पर हो जाए एक फॉस्फेट ऐड, सो ये हमारे पास एडेनोसिन था और एक फॉस्फेट ऐड हो गया है, सो इसका पूरा नाम हमारे पास है एक एडेनोसिन है, ये हमारे पास एक फॉस्फेट है, सो इसका पूरा नाम अब हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं AMP। अब अगर इस एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट पर एक फॉस्फेट एक ऐड हो जाए तो इसको कहते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। कैसे, अगर यहाँ पर ये हमारे पास एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, यहाँ पर एक फॉस्फेट और ऐड करेंगे तो फर्क क्या पड़ता है, सिर्फ मोनोफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट हो जाएगा। सो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट विल बिकम एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट और ऐड हो जाए तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। सो ये हमारे पास क्या हो गया, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। सो दिस वाज एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब ये बात जहन में रख दी जाए कि ये बॉन्ड जिसको मैं इन दिस केस A कहूँगा और ये बॉन्ड जिसको मैं B कहूँगा, मतलब ये कि शुगर का फर्स्ट फॉस्फेट के साथ जो बॉन्ड होता है और B मतलब इसके अलावा जो फॉस्फेट के आपस में जो बॉन्ड होते हैं। सो ये बॉन्ड जो होते हैं जिसको मैंने B डिनोट किया है, इसको हम, ये हमारे पास होते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड एज कंपेयर टू A, इसकी एनर्जी हमारे पास लो होती है। सो अब अगर हम स्ट्रक्चर को देख ले एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट को, तो इसमें हमारे पास एक पेंटोज शुगर होता है जिसके पास एक एडेनिन एज नाइट्रोजीनियस बेस ऐड होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो कार्बन होते हैं उसके साथ मिले होते हैं व्हाट, 3 फॉस्फेट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। सो ये एनर्जी करेंसी कैसे एक्ट करता है, ये एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट लॉस करता है एक फॉस्फेट को, बन जाता है अगेन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये एक फॉस्फेट लॉस करेगा तो फिर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट करेगा और इसके साथ साथ ये हमें देती है एनर्जी, जिस वो हमारे पास है 7 किलो कैलोरी। सो ये साइन बुक में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। सो दिस साइन इज एक्चुअली नेगेटिव। नेगेटिव साइन मीन दैट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब ये हमें एनर्जी देगा। सो जहाँ पर भी आए कि एक एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट हमें कितनी एनर्जी देती है, सो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको देंगे, फर्स्ट तो आपको देंगे 7 कैलोरी और 7 किलो कैलोरी। सो याद रखिए कि दिस एनर्जी इज 7 किलो कैलोरी। सो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए वो देंगे कि ये हमारे पास +7 किलो कैलोरी है या -7। सो एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो दिस इज -7 किलो कैलोरी। बाकी सारे ऑप्शन हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। सो दिस ATP वाज द एग्जांपल ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड। देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड है, एक बेस, एक शुगर, एक फॉस्फेट। बाकी हमारे पास इसका एग्जांपल है एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऐड है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या था, एक था।
अब डाई न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? 2 होंगे। सो जब 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए तो इसको हम कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। अब अगेन, अब डाई न्यूक्लियोटाइड तो हमारे पास ये हो सकती है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हो गया शुगर हो गया, जो आसानी के लिए मैं इस डिनोट करूँगा एस पे, ये एक शुगर हो गया। इसको बेस ऐड है अगेन एडेनिन, इसको हम अब हमारे पास एक और न्यूक्लियोटाइड है जो हमारे पास ये है। सो ए न्यूक्लियोटाइड बेस है, ये हमारे पे बेस शुगर है, तो ये हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस है और ये हमारे पास फास्फेट है। सो एक न्यूक्लियोटाइड ये होगा, ये हो गया। सो जब ये फास्फेट दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाए, मतलब ये हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड हो गए। सो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। अब अगर हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस एडेनिन हो तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। है तो न्यूक्लियोटाइड वो भी डाई है, लेकिन बेस हमारे पास एडेनिन है, इसको हम कहेंगे एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब ये डिफरेंट विटामिन से एडिशन करता है। क्या? ये एडेनिन डिफरेंट विटामिन से एडिशन करता है और हमें देता है व्हाट? ये दोनों जब ऐड हो जाए तो बनाते हैं कोएंजाइम्स। कोएंजाइम ऑलरेडी हमने बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर में पढ़ा था। अब कोएंजाइम हमारे पास डिफरेंट किस्म की है, लाइक NAD है, NADP है, लाइक फॉर एग्जांपल NAD है, एग्जांपल आप याद रखें, NADP है एंड FAD है। सो ये 3 हमारे पास क्या है? एग्जांपल है डाई न्यूक्लियोटाइड की। सो स्ट्रक्चर ऑफ NAD। अब NAD में हमारे पास क्या होता है? NAD में हमारे पास डाई न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बेस एडेनिन होता है। सो इन दिस केस N मीन न्यूक्लियोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। सो यहाँ पर हमारे पास होता है निकोटोनिक एसिड। सो इस वजह से इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट हमारे पास जो है NADP मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। अब NAD और NADP में डिफरेंस किस चीज़ का है? एक फास्फेट का है। सो स्ट्रक्चर भी हमारे पास क्या होता है? सेम होता है, बस एक फास्फेट NADP में ज़्यादा होता है। लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये A शुगर फास्फेट शुगर। यहाँ पर हमारे पास NADP में भी निकोटोनिक एसिड होगी, लेकिन यहाँ पर एक फास्फेट एक्स्ट्रा होगा। सो NADP, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NADP। ये हमारे पास हो गया NAD और ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया किस चीज़ की? NADP। अब द थर्ड वन जो है वो है फ्लेवन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। सो यहाँ पर फ्लेविन होता है। सो ASPPSN यहाँ पर हो गया फ्लेविन। सो इसको हम कहते हैं फ्लेवन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। सो ये कोएंजाइम सारे के सारे हमारे पास क्या थे? डाई न्यूक्लियोटाइड। अब अगर 2 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड इसी तरीके एक स्पेशल सीक्वेंस के साथ ऐड हो जाए तो उसको हम कहेंगे व्हाट? उसको हम कहेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब पॉली न्यूक्लियोटाइड के फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमारे पास 2 चेन्स होते हैं और 2 चेन्स हमारे पास पॉली न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ये भी न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, ये भी बने होते हैं और एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। एंड द नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं हमारे पास, उसको हम कहते हैं RNA में हमारे पास सिर्फ एक चेन होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड। अब हम डिस्कस करेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA की। DNA और RNA हमारे पास क्या होता है। सो अब बात करते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड की। सो पॉली न्यूक्लियोटाइड हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं DNA एंड सेकंड इज RNA। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस DNA। DNA मीन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब
डीएनए हमारे पास है फुली न्यूक्लियोटाइड, फुली मीन मैनी एंड न्यूक्लियोटाइड मीन न्यूक्लियोटाइड। सो जब मैनी न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे हो जाए इन स्पेशल सीक्वेंस तो तब वो बनाती है क्या, डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड्स। सो डीएनए हमारे पास एक लेडर टाइप होते हैं, लाइक दिस इज लाइक लेडर। अब ये हमारे पास हेलिक्स या ये रैप होते हैं बाय इट्स सेंट्रल एक्सिस, मतलब ये हमारे पास एक ऐसा लेडर है लेकिन इसको हम रैप, ये हमारे पास रैप होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाउंड्स, लाइक ये हमारे पास है इस तरह। सो ये बनाते हैं, बना हुआ है लेडर से, लेकिन ये हमारे पास होता है किस चीज़ की तरह, ये हमारे पास होता है एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की तरह। सो ये एक स्पाइरल लेडर है हमारे पास, सिंपली इसको हम क्या कहेंगे, स्पाइरल, हमारे पास स्पाइरल लेडर है हमारे पास। अब स्पाइरल लेडर यानी डीएनए किस तरह बना हुआ है होता है, सो अब ये हम डिस्कस करेंगे। सो सिंपली वी विल फाइंड आउट दिस स्ट्रक्चर, हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो बाकी आप समझिए कि हमारे पास स्पाइरल फॉर्म में होता है। सो स्पाइरल लेडर, सो ये हमारे पास इसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। सो जो हमारे पास ये डीएनए की एक स्ट्रिंग होती है, ये हमारे पास होती है पूरी न्यूक्लियोटाइड की, मतलब ये हमारे पास बने होते हैं फास्फेट की, शुगर की और नाइट्रोजीनियस बेस की। ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है। सो ये लेडर हमारे पास इसी तरह पूरी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है होता है, लाइक इसको अगर हम जूम करें, इफ वी जूम दिस आउट, सो अगर इसको हम जूम करें तो ये हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर देगा, लाइक ये हमारे पास बहुत सी न्यूक्लियोटाइड है, ये मैंने बना दिया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। सपोज इसी जगह में हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड है। सो ये शुगर बॉन्ड बनाएगा इस फास्फेट से, ये शुगर बॉन्ड बनाएगा इस फास्फेट से, ये शुगर बॉन्ड बनाएगा इस फास्फेट से एंड सो ऑन, और ये ऊपर वाली शुगर से। सो दिस इज, ये हमारे पास हो गया एक लेडर। नेक्स्ट जो हमारे पास ये सेकंड लेडर है, ये भी इसी तरह पूरी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, लेकिन याद रखें कि ये हमारे पास बिल्कुल 180 डिग्री पर इन्वर्ट होते हैं, मतलब यहाँ पर हमारे पास है नाइट्रोजीनियस, ये शुगर, ये हमारे पास हो गया व्हाट, ये हमारे पास हो गया फास्फेट, ये हमारे पास शुगर। इसी तरह हमारे पास और भी न्यूक्लियोटाइड से ये बना होता है। सो सपोज आई हैव 4 न्यूक्लियोटाइड। सो इसी तरह ये फास्फेट हमारे पास बॉन्ड बनाएगा इसी शुगर से, इसी शुगर से एंड इसी शुगर से, और इसी तरह ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से अटैच हुआ होता है। लाइक अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें हम, तो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास बना होता है एक पेंटोज शुगर से, जिसको यहाँ पर एक बेस अटैच होता है और यहाँ पर अटैच होता है H3PO4। इसी तरह अगर दूसरा न्यूक्लियोटाइड हम अटैच करना चाहे जो वो हमारे पास बना होता है CO2OH, इसी तरह हमारे पास बना होता है, ये हमारे पास हो गया दूसरा न्यूक्लियोटाइड। सो नी न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर हमने बात की थी कि यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी H। सो यहाँ पर हमारे पास H है एंड H। सो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोटाइड। सो ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बॉन्ड बनाता है कार्बन और फास्फेट की, मतलब यहाँ से OH और हाइड्रोजन यानी यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकल जाती है और बन जाती है ऑक्सीजन इन द मिडल ऑफ कार्बन एंड फास्फेट। सो दिस इज द बॉन्ड बिटवीन वन शुगर मॉलिक्यूल एंड फास्फेट। सो इसी तरह ये हमारे पास एक शुगर हो गया। सो ये शुगर हमारे पास हो गया, ये शुगर मॉलिक्यूल, और ये हमारे पास हो गया फास्फेट। सो ये हमारे पास हो गया फास्फेट ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। सो ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, लाइक इन दिस केस। अब ये हमारे पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड है।
सो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो फर्स्ट वन की शुगर का और दूसरे वन का फास्फेट का। सो आज यहाँ पर भी जो OH होता है वो इसी तरह नेक्स्ट फास्फेट से बॉन्ड में इस्तेमाल हो जाता है। सो टाइपिकली इन टाइपिकल न्यूक्लियोटाइड मीन एक वन न्यूक्लियोटाइड। टाइपिकल न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास 1 2 3 4 एंड यहाँ पर CH2OH 5 नंबर कार्बन पर फास्फेट से बॉन्ड होता है। 5 नंबर कार्बन पर फास्फेट से बॉन्ड होता है। बट इन पूरी न्यूक्लियोटाइड, जब पूरी न्यूक्लियोटाइड की बात आती है तो एक 5 नंबर कार्बन पे फास्फेट से बॉन्ड होता है और एक 3rd नंबर पे। सो इन पूरी न्यूक्लियोटाइड पे हमारे पास एक 3 कार्बन एंड 5 कार्बन पर हमारे पास फास्फेट बॉन्ड होता है। सो जब ये 2 बॉन्ड हो हमारे पास तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं डाई ईस्टर लिंकेज। सो इसी तरह ये हमारे पास एक लेडर बन जाता है और ये जो सेकंड लेडर है ये हमारे पास इस तरह बना होता है। फिर ये नाइट्रोजीनियस बेसिस एक दूसरे से आपस में बॉन्ड बनाते हैं ये, लेकिन ये बॉन्ड भी हमारे पास स्पेशल होते हैं। स्पेशल मतलब डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस। अगर ये जहन में याद रखी जाए कि डिपेंड करता है ये बॉन्ड नाइट्रोजीनियस बेस पे। अगर एक साइड पे एडेनिन हो तो ये बॉन्ड बनाएगा थाइमीन से, अगर साइटोसिन हो तो बनाएगा गुआनिन से। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड्स। सो अब ये साइटोसिन और गुआनिन के जो बॉन्ड होगा वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और एडेनिन थाइमीन का जो बॉन्ड होगा वो डबल होगा। लाइक इन दिस केस इफ दिस इज एडेनिन इन दिस इज थाइमीन, सो ये जो बॉन्ड होगा ये हमारे पास होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सो अब ड्रा करते हैं या इलाबोरेट करते हैं ये स्ट्रक्चर ताकि आपको थोड़ा और समझ आए। तो आई विल लेट टू रिमूव इट। सो ये मैं रिमूव करूँगा ताकि मुझे जगह मिले। सो एडेनिन थाइमीन से बॉन्ड बनाएगा एंड साइटोसिन गुआनिन से। सो इफ आई वांट टू ड्रा द स्ट्रक्चर अगेन ऑफ DNA, सो DNA का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इस तरह होता है कि एक शुगर मॉलिक्यूल होता है। ये जहन में याद रखें कि यहाँ पर OH होता है, OH होता है, OH होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर। सो यहाँ पर हमारे पास होता है एक नाइट्रोजीनियस बेस। यहाँ पर हमारे पास जब ये H3PO4 से बॉन्ड करता है तो ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है। ये जगह थोड़ी कम है, सो आई वुड ये सारा मैं रिमूव करूँगा और दोबारा एक स्ट्रक्चर बनाऊँगा। सो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ DNA के। सो एज वी ऑलरेडी नो दैट DNA हमारे पास एक स्पाइरल 2 चेन स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसको 2D में ड्रा करें तो ये हमारे पास एक लेडर टाइप होता है। फर्दर अगर हम इस लेडर को जूम करें, अगर हम इसको जूम करें तो ये हमारे साथ इस तरह का स्ट्रक्चर देता है। मीन्स हमारे पास इसमें फास्फेट होता है लाइक दिस ग्रुप। फर्दर ये अटैच होता है शुगर मॉलिक्यूल को, फिर ये शुगर मॉलिक्यूल नेक्स्ट फास्फेट को अटैच होता है, ये फास्फेट नेक्स्ट शुगर को अटैच होता है और नेक्स्ट ये शुगर इस फास्फेट को, और ये हमारे पास इस तरह एक चेन बना देता है। सो ये हमारे पास हो गया वन साइड ऑफ लेडर। फर्दर ये यहाँ पर जो बेसिस में नहीं लिखे खाली छोड़े, ये बेसिस आउटसाइड ऑफ शुगर मॉलिक्यूल को कनेक्ट होते हैं। इसी तरह ये दूसरा लेडर जो होता है ये भी हमारे पास इसी तरह लेडर होता है, पर ये इन्वर्ट होता है 180 डिग्री पर। इसका पासपोर्ट दूसरी साइड पर होता है, शुगर इस तरह का बेस। अब ये फास्फेट शुगर और इसी तरह बेस, अब ये फास्फेट शुगर और इस तरह का बेस इन सो ऑन इन द प्रोसेस कंटिन्यूस। सो इसी तरह बहुत सारे हज़ारों न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो कनेक्ट होते हैं और एक फुली न्यूक्लियोटाइड DNA का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर इसको हम अगेन जूम करें तो ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर देगा। ये मैंने कनेक्ट नहीं की है आपको समझाने के लिए। अब ये शुगर इस फास्फेट से कैसे रिएक्ट करता है, यहाँ से ये OH और ये हाइड्रोजन निकल जाते हैं, मतलब यहाँ से ये OH निकल गया, यहाँ से ये हाइड्रोजन। सो ये बॉन्ड बन गया कार्बन और फास्फेट के बीच। सो शुगर मॉलिक्यूल कनेक्ट हो गया फास्फेट को। इसी तरह यहाँ से ये OH
और यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होकर बना देता है द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट। इसी तरह यहाँ पर भी बन जाता है सेम इन दिस केस, यहाँ से एक ऑक्सीजन रह जाता है जबकि बाकी H2O निकल जाते हैं एंड सो ऑन, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। सो ये हमारे पास लेडर का एक साइड और ये दूसरा साइड। अब बीच में जो बॉन्ड बनती है एक लेडर की दूसरी, तो ये बनी होती है नाइट्रोजनियस बेसिस की वजह से। और नाइट्रोजनियस बेसिस हमारे पास क्या है, या तो एडेनिन थायमीन होगा या साइटोसिन गुआनिन। मतलब जब एक साइड एडेनिन होगा तो दूसरा थायमीन, या एक साइड अगर थायमीन है तो दूसरा एडेनिन होगा। अब अगर एक साइड साइटोसिन है तो दूसरा गुआनिन होगा, अगर एक साइड गुआनिन है तो दूसरा साइटोसिन होगा। इन द प्रोसेस कंटिन्यू। नेक्स्ट एडेनिन थायमीन का बॉन्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि साइटोसिन गुआनिन का बॉन्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो ये हमारे पास बन गया स्ट्रक्चर किस चीज़ का, डीएनए का। अगर मैं फिडल की शक्ल में लिखूँ तो ये हमारे पास ये एक साइड डीएनए का जा रहा है नीचे, ये हो गया हमारे साथ एक साइड। अब ये हमारे साथ हो गया डीएनए का दूसरा साइड। तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, बस ये हमारे पास क्या है, जूम आउट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए भी हमारे पास स्ट्रक्चर है डीएनए की तरह, बट आरएनए और डीएनए में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर हमारे पास डीएनए में दो चेन्स थे, आरएनए हमारे पास सिंगुलर चेन होता है। मतलब इसमें हमारे साथ एक चेन होता है, बाकी नहीं होता। दूसरा जो डिफरेंस हमारे पास आरएनए में होता है, वहाँ पर हमारे पास यूरासिल होता है, एक नाइट्रोजनियस बेस है जिसको हम कहते हैं व्हाट, इसको हम कहते हैं यूरासिल। सो आरएनए में हमारे पास होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। थायमीन यहाँ पर नहीं होता। सो यूरासिल रिप्लेसेस थायमीन। सो थायमीन यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर यूरासिल होता है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को क्या करूँ, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करूँ इन द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ये साइड सिर्फ रिमूव हो जाएगा, हमारा ये साइड रिमूव हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास रह गया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको ये हमारे पास बन गया स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, और ये थायमीन रिप्लेस हो जाएगा यूरासिल पे। सो ये हमारे पास हो गया किस चीज़ का स्ट्रक्चर, ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया आरएनए का स्ट्रक्चर। फर्दर आरएनए के हमारे पास टाइप्स है, कितनी टाइप्स है, इसके हमारे पास 3 टाइप्स है, और नाम से ही पता चलता है कि क्या काम करते हैं। लाइक द फर्स्ट वन इज मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर मीन ये मैसेज कैरी करता है, कौन सा मैसेज, कहाँ तक, तो ये मैसेज करता है फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। सो मैसेंजर आरएनए कैरी मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट टू टाइप है आरएनए का, वो हमारे पास है टीआरएनए। टीआरएनए मीन ट्रांसफ़र आरएनए, मतलब ये ट्रांसफ़र करता है, क्या ट्रांसफ़र करता है, साइटोप्लाज्म में जब जो हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस टू राइबोसोम। सो ये वाला मैसेंजर आरएनए में मैसेज रहता है, और ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, अमाइनो एसिड रहता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और थर्ड जो हमारे पास है आरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए, तो ये आरएनए हमारे पास राइबोसोम्स में होता है। सो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। रह जाता है जेनेटिक कोड। सो वो हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। जेनेटिक कोड हमारे पास एक कोड होता है जो इन द फॉर्म ऑफ डीएनए हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं और वो डेटा कैरी करते हैं। अब इसी जेनेटिक कोड हमारे पास क्या होता है, इसमें एक पेंटोज शुगर होता है, साथ ही इसको कनेक्ट होता है एक फास्फेट, और इसके साथ साथ यहाँ पर कनेक्ट होते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस। कितनी बेसिस होते हैं नाइट्रोजीनियस, हमारे पास होते हैं 1 2 3।
सो यहाँ पर 3 बेसिस होते हैं, सो ये हमारे पास बन गया एक जेनेटिक कोड। अब नाइट्रोजीनियस बेसिस हमारे पास कितने हैं? 4 है, मतलब एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन। यूरासिल यहाँ पर जेनेटिक कोड में किरदार अदा नहीं करता। सो अब हमारे पास 4 यानी 4 हमारे पास क्या है? नाइट्रोजीनियस बेसिस है, और जगह हमारे लिए 3 है, मतलब ये 4 नाइट्रोजीनियस डिफरेंट सीक्वेंस में यहाँ पर बाउंड हो जाते हैं और बनाते हैं डिफरेंट जेनेटिक्स कोड। सो अगर जगह 3 है और फिल करनी है 4 नाइट्रोजीनियस को, सो 3 आएंगे, मतलब या ATC आएगा या ACT। सो ये दोनों हमारे पास डिफरेंस है। सो हमारे पास 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस है और 3 जगह है, सो 4 टू द पावर 3। सो 4 4 आर 16 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 64। सो हमारे पास कितने कोड्स पॉसिबल है? हमारे पास 64 पॉसिबल कोड्स है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेनेटिक कोड एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। सो बाकी जो रह जाता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, सो जस्ट सिंपल है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, उसका ना पता नाम से ही चल जाता है। सो दिस वाज द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर कौन सा है।